बच्चों आज हम आव्यूह के बारे में देखेंगे। आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। आज हम आव्यूह क्या होता है। आव्यूह को अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहा जाता है। आव्यूह जो है, अगर हम इसकी परिभाषा के देखें तो आव्यूह क्या है। आव्यूह mn संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n क्रम या कोटि का आव्यूह या फिर m इंटू n आव्यूह कहते हैं। तो मतलब आव्यूह अगर हम सरल शब्दों में देखें तो आव्यूह क्या है। आव्यूह एक ऐसा निकाय है जिसमें कि कुछ पंक्तियां होती हैं और कुछ स्तंभ होते हैं। क्या होता है जिस आव्यूह क्या है, एक जिसमें कि कुछ पंक्तियां होती हैं, पंक्तियां और कुछ स्तंभ होते हैं। तो उनको अगर हम एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक आव्यूह प्राप्त होता है। तो आव्यूह में अब क्या होता है, तो आव्यूह क्या होता है, पंक्तियों और स्तंभों से मिलकर जो एक निकाय बनता है वो क्या कहलाता है, आपका आव्यूह कहलाता है। तो पंक्तियां क्या होती हैं, पंक्तियों को कहा जाता है रोज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, रो पंक्तियां, रो हो गई। तो रो मतलब जो भी किसी भी आव्यूह में जो तिरछी लाइनें होंगी, तिरछी जो अंक दिए होंगे, लिखे हुए अवयव जो होंगे तिरछे, वो क्या कहलाएंगे, उसकी रो कहलाएंगी, मतलब पंक्तियां। और जो खड़े अवयव होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके कॉलम्स। तो ये एक आव्यूह हमें एक आव्यूह दिया गया है जिसमें कि आपके कितने हैं, जिसमें कुछ स्तंभ दिए गए हैं और कुछ स्तंभ दिए गए हैं और कुछ रो दी गई है। तो हम ये देखेंगे कि अब ये आव्यूह के बारे में हमें ये देखना है कि इसमें कितने अवयव हैं, टोटल एलिमेंट्स, और आव्यूह की कोटि क्या है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या है, रो कितनी है, 3 रो हैं आपकी। जो पहला है आपका ए मैट्रिक्स दी गई है, इसमें कितनी रो है, 3 रो हैं। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। और स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ दिए गए हैं। तो ये इसकी कोटि हमें मिली 3 गुणा 3 की, 3 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। मैट्रिक्स की कोटि को दर्शाने के लिए हमारे पास एक, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मतलब उसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। जैसे रो इंटू कॉलम, आर सी को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि सबसे पहले हमें रो को बताना है, उसके बाद हमें कॉलम को बताना है। तो 3 रो हैं, 3 कॉलम है, तो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हमारे पास मिल गई। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम इसको सेकंड एग्जांपल से देखें, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए। अब हम इसकी अगर ये कोटि को अगर अभी हटा दें तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें आर के बारे में लेना है। इसको याद करने के लिए आप जैसे आईपीएल की क्रिकेट टीम होती है आरसीबी, मतलब पहले आर आता है फिर सी आता है, पहले आर आता है फिर सी आता है। तो पहले रो आती है। रो क्या होता है, तिरछी लाइनें जो होती हैं वो रो कहलाती हैं। एक, ये दो तिरछी लाइनें, तो इसका मतलब पहले रो को लिखना है तो 2 लिख दिया। उसके बाद कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है इसमें, एक पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम। तो 2 गुणा 3, 2 इंटू 3 की ये हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो इसकी कोटि क्या होगी, 2 गुणा 3 कोटि का एक आव्यूह हमें प्राप्त हो गया। 2 गुणा 3 कोटि का एक आव्यूह प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं कि आव्यूह की कोटि, आप समझ गए आव्यूह की कोटि क्या होती है। उसकी रो इंटू कॉलम के मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो उसकी कोटि कहलाएगी। आव्यूह के प्रकार के बारे में अगर हम देखें तो आव्यूह जो होता है उसका पहला प्रकार है कि आयताकार आव्यूह। तो वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती है, वह आव्यूह आयताकार आव्यूह। पहला हम देखेंगे, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती है वो आयताकार आव्यूह कहलाता है। मतलब जिसमें रो और कॉलम अलग अलग हो, रो अलग हो और कॉलम अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका आयताकार आव्यूह कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह को क्या होता है, क्षैतिज आव्यूह के बारे में हम देखेंगे। तो क्षैतिज आव्यूह वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो। क्षैतिज आव्यूह को अगर हम देखेंगे तो वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। तो इस क्षैतिज आव्यूह को देखने से आपको आव्यूह मैट्रिक्स को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक क्षैतिज आव्यूह है। क्षैतिज मतलब तिरछी लाइन, मतलब तो ये आव्यूह देखते ही पता चल रहा है कि ये तिरछा आव्यूह है थोड़ा। तो ये क्या कहलाएगा, क्षैतिज आव्यूह। और इसे देखेंगे तो आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, लंबा आव्यूह। आव्यूह का
को देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा। तो लेकिन इसकी परिभाषा देखिए, जिसमें मतलब रो कम हो और कॉलम ज़्यादा हो। जैसे इसमें कॉलम ज़्यादा है, कॉलम की संख्या क्या है, ज़्यादा है, 3 है कॉलम है, लेकिन रो कितनी है, 2 ही रो हैं। तो रो कम हो और कॉलम ज़्यादा हो, ऐसा स्तंभ क्या कहलाता है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है, ऐसा आव्यूह। उसके बाद हम बात करते हैं आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह की। ऊर्ध्वाधर आव्यूह मतलब ये आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें कॉलम कम हो, वह आव्यूह जिसमें कॉलम कम हो, 2 ही कॉलम है, और लेकिन रो ज़्यादा हो। देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि ये खड़ा आव्यूह जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। बाकी चेक करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि रो ज़्यादा हैं और कॉलम कम है, रो ज़्यादा हैं और कॉलम कम है। रो कितनी है इसमें, 3 रो है, रो 3 है और कॉलम 2 हैं आपके। आर सी इसकी मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, 3 गुणा 2 की इसकी कोटि हो गई, आव्यूह की कोटि, रो इंटू कॉलम, आर सी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है हमेशा, पहले रो आती है फिर कॉलम आता है, ऐसा नहीं लिखेंगे, सी आर नहीं होगा कभी भी। 2 गुणा 3 की कोटि नहीं है इसकी है 3 गुणा 2 की कोटि। क्योंकि 3 गुणा 2 की कोटि क्यों है, क्योंकि पहले रो लिखी जाती है, रो कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं उसके बाद कॉलम लिखे जाते हैं, कॉलम है आपके 1 2 कॉलम है। तो 2 गुणा 3 कोटि की ये एक आव्यूह बन गया, इसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। अब उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है आपका वर्ग आव्यूह, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको कई प्रश्न में देखने को मिलेंगे। उसके बाद वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। मतलब जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, जिसमें रो और जितनी रो है उतनी कॉलम भी होनी चाहिए। तो इसमें कितनी रो है, इसमें आपकी 3 रो हैं, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, और कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो रो इंटू कॉलम करके हमारी मैट्रिक्स की कोटि बनेगी, आव्यूह की कोटि बनेगी 3 गुणा 3 की कोटि की। और ऐसी अगर कोई दूसरा वर्ग आव्यूह हम लेंगे तो वो होगा 2 गुणा 2 की कोटि का एक आव्यूह, और वर्ग आव्यूह कहलाएगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, 2 तो रो होंगी, 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, 2 रो होंगी 2 कॉलम होंगे, ऐसे। इसके बाद अगर 3 गुणा 3 के बाद 4 गुणा 4, मतलब जितनी रो उतने ही कॉलम है, तो हमें एक क्या मिलता है, वर्ग आव्यूह प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम पंक्ति आव्यूह। नेक्स्ट देखते हैं हम पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, रो, आप देख के पहचान जाओगे, एक पंक्ति, रो ऐसी तिरछी लाइन जो होती है वो रो कहलाती है। तो एक ही पंक्ति है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रो, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। उसके बाद स्तंभ आव्यूह, मतलब स्तंभ आव्यूह, स्तंभ क्या होते हैं, खड़े वाले कॉलम को कहते हैं स्तंभ। तो खड़े वाले एक ही कॉलम है तो ये स्तंभ आव्यूह हो गया आपका, केवल एक ही कॉलम होगा या एक ही स्तंभ होगा तो वो स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है, वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, ऐसा आव्यूह, मतलब वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, प्रत्येक अवयव शून्य हो। तो ये एक ऐसा आव्यूह है जिसमें प्रत्येक 2 इंटू 2 की, 2 गुणा 2 की एक मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 की कोटि का एक ये आव्यूह है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य है। ऐसे अगर एक हम 3 गुणा 3 की कोटि का अगर आव्यूह, ऐसे इसके साथ अगर हम 3 इंटू 3 की कोटि का एक आव्यूह अगर बनाते हैं तो उसके 3 गुणा 3 में मतलब कितने अवयव होंगे, 3। अगर मान लो हमारे पास एक 3 इंटू 3 कोटि का कोई आव्यूह है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स अवयवों की संख्या निकालने के लिए उसकी जो कोटि होती है उसको आपस में इंटू कराते हैं। जैसे ये 2 गुणा 2 की कोटि का आव्यूह है, इसमें 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 होता है, तो इसका मतलब इसमें 4 एलिमेंट होंगे और चारों के चारों आपके जीरो होने चाहिए। जैसे पहला ये जीरो हो गया, दूसरा ये जीरो हो गया, तीसरा ये है, तीसरा ये जीरो हो गया, चौथा ये जीरो हो गया, चारों के चारों एलिमेंट्स जीरो हैं। अगर इसमें से मान लिया जाए कि कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है, जैसे कि मान लो कि अगर इसमें ये पहला एलिमेंट 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो ये तब भी जीरो एलिमेंट, जीरो आव्यूह कहलाएगा, ये तब जीरो आव्यूह नहीं कहलाएगा। कि तब ये कौन सा आव्यूह बन जाएगा, तब ये आपका वर्ग आव्यूह बन जाएगा, क्योंकि जितने रो हैं उतने ही कॉलम है, तो ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा, ना कि जीरो आव्यूह। तो इसका मतलब जितने एलिमेंट्स हैं उस आव्यूह के अंदर वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, तब जाके वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब उसके बाद जो बात आती है, हम बात करते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह की। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, या फिर इसको कहा जाता है अंग्रेजी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह क्या होता है, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी तत्व
इकाई हो, अर्थात एक हो, एक का मतलब 1 हो, और अन्य जो तत्व हैं वो शून्य हो जाए, मतलब अन्य तत्व शून्य हो और मुख्य विकर्ण के तत्व जो है इकाई हो, एक हो। अब इसको समझने के लिए हम ये मैट्रिक्स देखते हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो उसमें क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स दी है उसमें दो विकर्ण होते हैं, ये दो विकर्ण होते हैं, तो इसमें एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। तो इसमें से जो ये जो बचा हुआ विकर्ण है, ये वाला विकर्ण जो है, ये विकर्ण क्या है, मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव जो है एक होना चाहिए। तो जैसे ये मुख्य विकर्ण इसका ये बना, तो दोनों अवयव एक हैं इसके, ठीक हो गया। अब दोनों अवयव एक हैं तो, और बाकी अन्य सभी अवयव जीरो हैं, अन्य सभी अवयव क्या हैं इसके, जीरो हैं, ठीक हो गया। देख दोनों, आप दोनों मैट्रिक्स को देख के पता लगा सकते हैं कि दोनों का मुख्य विकर्ण क्या है, ये मुख्य विकर्ण का हर कोई अवयव एक 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 है, तो ठीक हो गया। और अन्य सभी अवयव जीरो हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई या फिर तत्समक आव्यूह कहलाएगा। जैसे ये 2 गुणा 2 का तत्समक आव्यूह है 2 × 2, और ये 3 × 3 का तत्समक आव्यूह है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से दर्शाया जाता है। अगर मान लिया जाए कि इसमें ये एलिमेंट, ये जो है जैसे 3 × 3 की कोटि, अगर इसमें मान लो कि ये एलिमेंट 1 ना हो गए 2 हो जाता, ये वाला जो सबसे किनारे वाला है ये 1 की जगह 2 हो जाता, तो तभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। तो ये तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, क्योंकि वो कह रहा है कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो ये 2 हो जाता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। और दूसरी कंडीशन अगर हम देखें कि ये तो 1 है, ठीक हो गया, उसके साथ कोई भी ये जो अन्य बचे हुए एलिमेंट है, तीन अवयव इस तरफ हैं और 3 अवयव इस तरफ हैं, तो ये जो बचे हुए जो अवयव हैं इनमें से अगर कोई भी अगर जीरो नहीं होता है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। जैसे कि मतलब अभी तो इसमें ये तीनों जीरो हैं और ये तीनों भी जीरो हैं, ये तीनों भी जीरो हैं, ठीक हो गया। बचे हुए जो अवयव हैं, 6 अवयव जो बचे हुए हैं वो सारे जीरो हैं। अगर इसकी जगह यहाँ पर भी 1 हो जाता तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो मुख्य विकर्ण के अलावा जो बचे हुए जो अवयव हैं वो सारे जीरो होने चाहिए, कह रहा है वो, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता, कहीं पर भी 1 हो जाता है, कुछ भी हो जाता, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाती उसके बाद। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये उसके बाद इसने मुख्य विकर्ण को बता रखा है यहाँ पर इसने मुख्य विकर्ण को बताया कि ये वाला जो है मुख्य विकर्ण कहलाएगा, मतलब ये ये विकर्ण जो है मुख्य विकर्ण होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। विकर्ण आव्यूह जो होता है, देखो वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, विकर्ण आव्यूह के बारे में बात करते हैं हम, ऐसा वर्ग आव्यूह होना चाहिए जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो विकर्ण आव्यूह के लिए कंडीशन उसने दी है कि सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए सबसे पहले। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 × 1 की कोटि का आव्यूह हो जाए, 2 × 1 की कोटि का हो जाए, या फिर 2 गुणा, या फिर आपका 2 × 3 की कोटि का हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्ग आव्यूह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका, वर्ग आव्यूह, मतलब अगर 2 × 2 की कोटि का हो, या फिर 3 × 3 की कोटि का हो, या फिर 4 × 4 की कोटि का हो, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और जो उसका मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण में कुछ भी हो सकता है, ये जो मुख्य विकर्ण दिया है इसमें कोई भी अवयव हो सकते हैं आपके, 1 1 भी 1 1 तो हो जाएगा, तो ये क्या है, बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तब तो। 1 1 के अलावा अगर हम देखें तो 1 2 1 3 2 1 2 4 3 4 कुछ भी हो सकता है मुख्य विकर्ण में, लेकिन उसको छोड़कर अन्य जो अवयव हैं वो शून्य होने चाहिए। मतलब मुख्य विकर्ण में को छोड़कर अन्य सभी अवयव, मुख्य विकर्ण को छोड़कर इसमें कितने बचे, 2 अवयव बचे, एक ये नीचे, तो ये तो जीरो होने चाहिए। बाकी मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो उनमें कोई भी संख्या हो तो चलेगा, जरूरी नहीं है कि अवयव 1 1 1 ही होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तो कंडीशन ये थी, जो मतलब आपका तत्समक या इकाई आव्यूह था, उसकी कंडीशन ये थी कि उसमें जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव थे वो 1 1 1 होने चाहिए, या फिर दो दो उसकी मैट्रिक्स है, 2 कोटि मतलब 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो उसमें 1 और 1 होने चाहिए, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि 1 के अलावा अगर कोई और नंबर है तो चलेगा,
1 के अलावा कोई और नंबर हो सकता है, लेकिन मतलब 1 अन्य सभी नंबर जो 1 मुख्य विकर्ण के अलावा जो अन्य नंबर्स हैं वो 0 हो जाने चाहिए। वो क्या होंगे? 0 होंगे। बाकी मुख्य विकर्ण में कोई भी नंबर चलेगा तो वो क्या कहलाता है? आपका विकर्ण अवयव कहलाता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। ये आती है आपका ये पहला प्रश्न, देखते हैं। ये क्या है? एक आव्यूह है, ठीक है। ए आव्यूह दिया है जिसमें अवयव कितने हैं आपके? ये जिसमें कि आपके अवयव इसने दिए हैं, ये हो गया, ठीक। ये हो गया आपका, जिसमें कि अवयव इसने दे रखे हैं आपके। पहला अवयव 2, 5, 19 -7, ये ऐसे करके अवयव। इसमें आप देखते हैं, हम सबसे पहले अवयव को देखते हैं। हम देखते हैं कि इसमें कितनी रो हैं। रो क्या है? ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रो हैं। और कॉलम कितने हैं? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। 4 कॉलम हो गए और 3 आपकी रो हो गई। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्या है? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि का पता हम कैसे लगाते हैं? R इंटू सी से। कैसे? R इंटू सी से, रो इंटू कॉलम से। R इंटू सी से पहले रो आता है, फिर कॉलम आता है। जैसे इसमें मैंने बताया था आपको, RCB क्रिकेट की टीम है, IPL क्रिकेट टीम RCB, RC। तो पहला रो मतलब, रो का मतलब होता है पंक्तियाँ। तो पंक्तियाँ कितनी हैं? 1, 2, 3। तो इसका मतलब 3 रो हैं। 3 गुणा कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4 कॉलम है। 3 गुणा 4, तो इसकी कोटि क्या बनेगी आपकी? 3 गुणा 4 की कोटि का ये एक आव्यूह बन जाएगा। ये 3 गुणा 4 कोटि का एक आव्यूह बना दिया। अब अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं? जो कोटि में नंबर आए होते हैं, ये कोटि जो है इसके नंबरों को गुणा करा देते हैं। 3 चक्को 12, 4 तियाँ 12, तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 12। और अवयव ए, अब अवयव बताने हैं इसमें कि ये जो अवयव है A13, A21, A33, A24, A23, ये अवयव कौन कौन से? A13 मतलब 1 का मतलब पहले क्या आता है? पहले मैंने आपको बताया था, पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। A13 का मतलब 1 क्या मतलब? पहली रो, और 3 का मतलब तीसरा कॉलम। पहली रो, तीसरा कॉलम। पहली रो का मतलब, पहली रो ये वाली हो गई। पहली रो कौन सी वाली हो गई? पहली रो हो गई आपकी, ये पहली रो हो गई। इसका तीसरा कॉलम, पहली रो के का तीसरा कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? 19। तो ये आया आपका 19। उसके बाद 821 RC होता है, ठीक। 821 मतलब दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट। दूसरी रो का पहला एलिमेंट क्या है आपका? 35। दूसरी रो है, पहले कॉलम का दूसरी रो है, और पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 35 है, ठीक हो गया। उसके बाद A33 मतलब तीसरी रो और तीसरा, A33 तीसरी रो और तीसरा कॉलम। का तीसरी रो का तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? ये वाला, ये आपका -5। क्या है? -5। उसके बाद A24 मतलब दूसरी रो और चौथा कॉलम। दूसरी रो का चौथा, दूसरी रो और चौथा कॉलम। तो ये कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 12। कौन सा एलिमेंट आ रहा है आपका? 12। उसके बाद हम देखते हैं A23 है ये। A2 मतलब पहले क्या होता है? A2 का मतलब दूसरी रो और 3 मतलब तीसरा कॉलम। ये होता है 5/2, 5/2, यहाँ ये प्लस का 5/2। तो ये हो गया आपका। अब ठीक है, तो आप समझ गए होंगे रो कोटि। सबसे पहले हमें अवयव की कोटि पता होनी चाहिए, उसके अवयवों के बारे में पता होना चाहिए, कितने अवयव हैं ये निकालना आना चाहिए। और ये जो A13, A21 इसके अवयवों के कौन कौन सा अवयव कहाँ पर स्थित है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा इस प्रश्नावली में। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।